हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का जो हमने वन शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चला रखा है, उसका लास्ट लेक्चर है आज। और ये हमारा आखिरी यूनिट है जिसका नाम है जैव अणु। और ये आपका क्वेश्चन सीरीज का लास्ट लेक्चर है। आपको पता है क्वेश्चन सीरीज ओरिएंटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन सीरीज चलाई गई थी। और इसमें हर एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया गया है और ये लास्ट लेक्चर है, लास्ट यूनिट है जिसका नाम है जैव अणु या बायोमोलिक्यूल। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे चैप्टर का हम फास्ट ट्रैक रिवीजन लेंगे। उसके बाद हम पूरे चैप्टर में जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें पाठ्य निहित प्रश्न हैं, एनसीईआरटी बुक के पाठ्य निहित प्रश्न डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न डिस्कस करेंगे जो लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर के बाद। उस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरीके से आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक चीज को। और सब बच्चों को पता है कि ये जो वन शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज है वो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, हमारा जो यूनिट है, चैप्टर है, उसका नाम है जैव अणु या इंग्लिश में हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहला हमारा इस चैप्टर में हम सबसे पहले लेके चलते हैं संपूर्ण अध्याय का बिंदुवार कवरेज। यानी पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉन्ट थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, फॉन्ट ठीक हो जाएगा अगले कुछ उसमें। चलो मैं इसे देखता हूँ, ये वाला, ये फॉन्ट बड़ा हो सकता है क्या? कोशिश करते हैं फॉन्ट को बड़ा करने की। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जैव अणु या बायोमोलिक्यूल का क्या मतलब है। जैव अणु या बायोमोलिक्यूल, आपको पता है कि हम जो भोजन के रूप में 6 प्रकार के अवयव लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व, और उन पोषक तत्वों को ही हम जैव अणु कह सकते हैं। आपको पता है कि वे पोषक तत्व जो है सिखाने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया है, प्रोची का खवीज, प्रोची का खवीज, इस शब्द को याद रखना है सबको। प्रो माने क्या होता है? प्रो माने प्रोटीन, ची माने चिकनाई, चिकनाई का मतलब तेल या वसा, का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ख का मतलब खनिज लवण, वी का मतलब विटामिन और जय का मतलब जल। तो आप जल को तो छोड़ दो, वैसे तो ये 6 पोषक तत्व हैं। अब ये जो 5 पोषक तत्व हमारे पास बचे हैं इस चैप्टर में, इन 5 पोषक तत्वों को ही हम जैव अणु कहते हैं और इन्हीं का अध्ययन हमें करना है। प्रोटीन का अध्ययन करना है, चिकनाई का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज लवण का, विटामिन का। ठीक है। तो ये होते हैं पोषक तत्व जिन्हें हम जैव अणु कह सकते हैं। तो जैव अणु का मतलब तो समझ में आ गया आपके कि जैव अणु का मतलब क्या है। अब जैव अणु के बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पर, कार्बोहाइड्रेट। तो जैव अणु बताए 5 प्रकार के, उसमें पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ऐसे जैव अणु जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले ऐसे जैव अणु जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है। और इनकी खासियत यह है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो मिलकर बने होते हैं, पर ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, यानी या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इनमें या फिर होता है कीटोन। एक ये चीज जरूर लिख कर आनी है कि कार्बोहाइड्रेट वे जैव अणु होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है। अब देखो, इन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे
कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से आप कर सकते हो, जल अपघटन के आधार पर, स्वाद के आधार पर और अपचयन के आधार पर। तो सबसे पहला आधार है जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के। पहले तो होते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड उन्हें कहते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या हैं, मोनोसेकेराइड हैं। मोनोसेकेराइड के बाद दूसरे होते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड उन कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड अणु हमें प्राप्त होते हों, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज या दुग्ध शर्करा भी कहते हैं लैक्टोज को। ये क्या है, ओलिगोसेकेराइड, जिनका जल अपघटन हो सकता है और उनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड अणु हमें प्राप्त होते हों। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन होता नहीं है। तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, जिनके जल अपघटन से 10 से ज्यादा, जिन आप किसी भी पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, इनका जल अपघटन करोगे ना, तो इनके जल अपघटन से 10 से ज्यादा प्रकार के या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड अणु आपको मिलेंगे। तो जिनके जल अपघटन होता ही नहीं है वो मोनोसेकेराइड है। जिनके जल अपघटन से 2 या 10 मोनोसेकेराइड, 2 से लेकर 10 तक के मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हो, उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और पॉलीसेकेराइड उन्हें कहते हैं जिनके जल अपघटन से 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हो। दूसरा आधार है स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शर्करा, जो मीठे लगेंगे, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जिनका स्वाद मीठा होगा। एक अशर्करा, जिनका स्वाद मीठा नहीं होता, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च तो आपको पता है, मांड पीते हो, चावल का मांड। ठीक है, चावल जब बनाते हैं तो उसका जो पानी बच्चे नमक डाल के पीते हैं ना, उसे कहते हैं स्टार्च। तो स्टार्च मीठा तो नहीं होता, हालांकि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा आधार है अपचयन के आधार पर, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। एक तो अपचायक शर्करा, एक अनअपचायक शर्करा। तो अपचायक शर्करा उसे कहते हैं जो दूसरों का अपचयन कर सकते हो और ये अपचयन नहीं कर सकते। अपचायक शर्करा में सभी मोनो व डाइसेकेराइड होते हैं, सुक्रोज को छोड़कर। ठीक है, और अनअपचायक शर्करा में होता है सुक्रोज। ध्यान रखोगे। तो 3 प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शर्करा की। शर्करा या शुगर, ये वे रंगहीन क्रिस्टलीय व जल में विले ठोस कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये मीठे हैं ना स्वाद में। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज की। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोनोसेकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ग्लूकोज है। ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज यानी C12H22O11 तथा स्टार्च C6H10O5 का होल N से किया जाता है। ग्लूकोज 2 चक्रीय रूपों अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज में पाया जाता है। तो 2 रूपों में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, 2 रूपों में पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, अब फॉन्ट सही आ गया हमारे पास। अब देखो, हमें पता करना है डी तथा एल विन्यास। भाई डी माने डेक्स्ट्रोफॉर्म, एल माने लेवियोफॉर्म। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप अंतर देखोगे तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, यदि CH2OH से समीप वाले कार्बन पर OH समूह दाईं ओर संलग्न हो तो इसे डी विन्यास कहते हैं, और यदि CH2OH के समीप वाले कार्बन पर OH समूह बाईं ओर संलग्न हो, बाईं ओर जुड़ा हो, तो उसे एल विन्यास कहते हैं। तो डी और एल में यही अंतर है बस। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे तो वहां और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एनोमर की। एनोमर का मतलब क्या है? जब एक कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप विन्यास में केवल हेमी एसिटल कार्बन पर भिन्न हो। मतलब जब एक कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप हैं कार्बोहाइड्रेट के और उनके विन्यास में केवल हेमी एसिटल कार्बन पर भिन्न हो उनके विन्यास, तो उन दोनों को हम कहेंगे एनोमर। नंबर 7वां पॉइंट इस चैप्टर का है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको पता है ग्लूकोज का भाई है,
यह ग्लूकोज के साथ मीठे फलों व शहद में पाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर फ्रक्टोज को इनुलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। ठीक है, मतलब इनुलिन का जल अपघटन करेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो हमें फ्रक्टोज मिलेगा। औद्योगिक स्तर का मतलब अधिक मात्रा में ऐसे बनाया जाता है फ्रक्टोज इनुलिन के जल अपघटन से अम्लीय माध्यम में। 8वां पॉइंट में हमें पढ़ना है सुक्रोज C12H22O11। यह डाइसैकेराइडों में सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। गन्ना व चुकंदर सुक्रोज के मुख्य स्रोत हैं। तो चीनी जो बनाई जाती है गन्ने से बनाई जाती है और चुकंदर से बनाई जाती है। 9वां पॉइंट है चैप्टर का स्टार्च। इसे एमाइलम भी कहते हैं। यह अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च का डायस्टेज की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर माल्टोज प्राप्त होता है, जो पुनः जल अपघटन कर ग्लूकोज देता है। स्टार्च का जलीय विलयन आयोडीन मिलाने पर नीला रंग देता है। यह स्टार्च का टेस्ट है। ठीक है, स्टार्च का टेस्ट है ये, जो अब लास्ट की लाइन में हमने पढ़ा। 10वां पॉइंट चैप्टर का है ग्लाइकोजन। आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोजन क्या होता है। देखो, यह शरीर में आरक्षित ग्लूकोज का कार्य करता है, यानी जब ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, अतः इसे जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। यह ग्लूकोज का बहुलक है तथा संरचना में एमाइलोपेक्टिन के समान होता है या एमाइलोपेक्टिन से समानता दिखाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलुलोज की। एक मिनट, सेलुलोज की बात करेंगे। चलो, फॉन्ट सही हो गया ना? अब ठीक है फॉन्ट। चलो सेलुलोज की बात करते हैं। नंबर 11 है सेलुलोज। यह एक अनअपचायक शर्करा है। यह वह कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। तो हमारे शरीर में सेलुलोज को पाचन करने का कोई तरीका हमारी बॉडी के पास नहीं है। हालांकि जो घास खाने वाले जंतु हैं जैसे गाय भैंस बकरी, उनके शरीर में सेलुलोज पच जाता है। ठीक है। नंबर 12 एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल प्रोटीनों की सबसे छोटी इकाई होती है। ये एक एमिनो तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह रखते हैं, इसीलिए तो इन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। एमिनो का मतलब एक NH2 ग्रुप होगा इनके अंदर, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक होगा COOH ग्रुप। ऐसे होते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बाद नंबर 13 पर हमें पढ़ना है प्रोटीन। उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। ये वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं। प्रोटीन तो मिलेगा ही वनस्पति में भी और जंतुओं में भी। हमारे भोजन के अवयवों में प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने के लिए शरीर को आवश्यक एमिनो अम्लों की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, एमिनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं ना तो प्रोटीन बनता है, जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिल जाते हैं। 14वां पॉइंट है प्रोटीन के कार्य। नंबर 1 पेशियों का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। नंबर 2 शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार, यानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत प्रोटीन ही करता है। नंबर 3 एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण प्रोटीन से ही होगा। नंबर 4 रक्त व शरीर के अन्य द्रवों की पीएच पर नियंत्रण प्रोटीन करेगा। नंबर 5 एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रोटीन करता है। नंबर 6 अनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। ये होते हैं प्रोटीन के कार्य। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन का परीक्षण। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर वह पीला रंग देती है। जेंथोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं इसे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा आपकी हाथ पर, त्वचा पर लग जाता है ना, तो हमारी त्वचा में भी तो प्रोटीन होता है, तो हमारे हाथ वहीं से पीले पीले हो जाते हैं, जैसे किसी ने मेहंदी लगा दी हो हमारे हाथों पर। तो वो बिल्कुल इसी वजह से होता है, क्योंकि प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर पीला रंग उसका हो जाता है प्रोटीन का। इस टेस्ट को हम कहते हैं जेंथोप्रोटीन टेस्ट। नंबर 2, एमाइड आबंध, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, युक्त यौगिकों में कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन डालने पर लाल या बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। यह परीक्षण बाईयूरेट परीक्षण कहलाता है। इसे हम कहते हैं बाईयूरेट टेस्ट। ठीक है। प्रोटीन की संरचना एवं आकृति का अध्ययन 4 भिन्न स्तरों, प्राथमिक संरचना प्रोटीन की, द्वितीयक, तृतीयक संरचना एवं चतुष्क पर किया जा सकता है। यह बात भी पता होनी चाहिए कि जब प्रोटीन की संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो 4 लेवल पर करते हैं। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक या चतुष्क संरचना। नंबर 16वां पॉइंट चैप्टर का, प्रोटीन का विकृतीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ताप परिवर्तन अथवा पीएच परिवर्तन के कारण प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, किंतु प्राथमिक संरचना अखंड रहती है। यह प्रक्रम प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। यानी आप प्रोटीन का ताप बदल दो या पीएच बदल दो, तो ऐसा करने से प्रोटीन की संरचना क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और इस घटना को ही कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। नंबर 17 पर हमें पढ़ना है एंजाइम। हम क्या कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन, और फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम पूरे चैप्टर को पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं, जिससे आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए। उसके बाद करेंगे एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न। एंजाइम, ये उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। वास्तव में ये प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम है वे क्या होते हैं, प्रोटीन। ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, यानी जैविक क्रियाओं का वेग बढ़ाते हैं तथा कार्य में विशिष्ट होते हैं। जिस प्रकार उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं ना, इसी तरह एंजाइम भी क्रिया विशिष्ट होते हैं। अलग अलग जैविक क्रियाओं में अलग अलग एंजाइम काम करता है। 18वां पॉइंट है विटामिन। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि व पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन बी तथा सी जल में विलय तथा विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलय होते हैं। तो बी और सी तो जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन ए, डी, ई के क्या है, वसा में या तेल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। नंबर 19, न्यूक्लिक अम्ल। उच्च अणुभार वाले वृहद अणु हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वे उच्च अणुभार वाले, वृहद माने बड़े अणु हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जीवों की कोशिकाओं के नाभिक में उपस्थित होते हैं। जीवों की अनुवांशिक सूचना न्यूक्लिक अम्लों में संचित होती है। अनुवांशिक सूचना का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जाएगा वो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं। डीएनए तथा आरएनए दो न्यूक्लिक अम्ल हैं। पढ़ रखा होगा आपने क्लास 9 10th में भी डीएनए और आरएनए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चैप्टर का 20वां पॉइंट क्या है, आरएनए अणुओं में राइबोज शर्करा होती है, जबकि डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को संचरित करता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाएंगे ना वो डीएनए के द्वारा जाएंगे। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन का निर्माण करना, और डीएनए का मुख्य काम क्या है, डीएनए का मुख्य काम है माता पिता के लक्षण संतान में लेकर जाना। यह काम होता है डीएनए का। जब भी तो यदि माता पिता की पहचान करनी है, संबंध निकालना है, तो डीएनए टेस्ट ही तो होता है। इसी वजह से होता है डीएनए टेस्ट। नंबर 21, न्यूक्लिक अम्ल पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन युक्त क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल रखते हैं।
ध्यान रखना। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें पेंटोज शर्करा होगी, नाइट्रोजन युक्त क्षार होगा और फास्फोरिक अम्ल होगा। ये तीन चीज जब मिलेंगी तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। क्षार तथा शर्करा का संयोजन न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। जब एक क्षार और एक शर्करा आपस में जुड़ते हैं ना तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल का संयोजन न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जब न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना रखता है। तो डीएनए के द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना, डबल हेलिकल मॉडल, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था वाटसन और क्रिक को। ये हो गया हमारे पूरे चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन, हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्नों के बारे में। यहाँ से हमारे एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिए होते हैं ना एनसीईआरटी किताब में, उन्हें देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज जल में विलय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन अथवा बेंजीन जल में अविलय होते हैं। समझाइए भाई, ग्लूकोज और सुक्रोज, इनकी खासियत पता क्या है। ग्लूकोज और सुक्रोज में OH ग्रुप भी पाए जाते हैं, OH ग्रुप। और जब इनमें OH ग्रुप है ना तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। जबकि आपका बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, इनमें OH ग्रुप नहीं है तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कार्बनिक पदार्थ, वही तो जल में घुलेगा। तो जल में ग्लूकोज और सुक्रोज इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि ये जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए घुल जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करते हैं। यदि लैक्टोज का आपने जल अपघटन करा तो क्या क्या बनेगा। देखो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ये हमारे पास लैक्टोज है, C12H22O11, और इसका जल अपघटन करा दिया हमने अम्लीय माध्यम में, तो एक तो ग्लूकोज बनेगा और एक बनेगा गैलेक्टोज। ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ, ये रिएक्शन आनी चाहिए बस आपको। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, डी ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। डी ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। इसका तरीका यह है, देखो, मुक्त एल्डिहाइड समूह CHO टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक आदि के साथ अभिक्रिया देता है। जो CHO ग्रुप है वो टॉलेन अभिकर्मक से भी क्रिया देगा, फेलिंग विलियन से भी अभिक्रिया देगा, दोनों इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे COOH ग्रुप में। पर इन्होंने कहा कि डी ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति, आप जब टॉलेन अभिकर्मक से इसकी क्रिया कराओगे कुछ नहीं होने का, फेलिंग विलियन से कराओगे तो भी कुछ नहीं होने का, कोई रिएक्शन नहीं होने की है। ठीक है, देखो यहां एक बात समझनी है आपको, CHO ग्रुप का टेस्ट करना है ना, CHO का, देखो CHO, ये CHO ग्रुप है, पर CHO ग्रुप में ऑक्सीजन क्या बना रहा, रिंग। जब आप इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन ये करेगा। देखो पहले पढ़ लेते हैं ऊपर की बात को जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो डी ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है जो एल्डिहाइड समूह की लाक्षणिक अभिक्रियाएं, उदाहरण हाइड्रोजन साइनाइड, टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक आदि के साथ अभिक्रियाएं देता है, किंतु डी ग्लूकोज का पेंटो एसीटेट ये अभिक्रियाएं नहीं देता। ठीक है, इसका अर्थ है कि इसमें या तो CHO समूह अनुपस्थित है अथवा यह पेंटा एसिटिल ग्लूकोज में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब रासायन, मान लो CHO ग्रुप या तो होगा ही नहीं, और यदि होगा तो वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। वास्तव में एल्डिहाइड समूह हेमी एसिटल संरचना का एक भाग है जो पेंटा एसिटल ग्लूकोज रखता है, अतः यह अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होता है, अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होता CHO ग्रुप। देखो CHO है तो, पर वो एक रिंग में हिस्सा ले लिया ना ऑक्सीजन, तो इसलिए CHO फ्री नहीं है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए।
जब एसिटिक एनहाइड्राइड से आप रिएक्शन कराओगे ना, तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा, जहाँ OH ग्रुप है यहाँ होगा रिएक्शन। OH ग्रुप के ऊपर रिएक्शन होगा। देखो सारे OH ग्रुप किस तरह चेंज हो गए, ये OH CHOH था ना, यहाँ भी एसिटिक एनहाइड्राइड का एसीटेट ग्रुप आ गया हर जगह जहां भी था, पर यहाँ तो नहीं कुछ भी हुआ। देखो CHO तो जो कहते हुए हैं, ठीक है। तो इससे पता चला कि CHO ग्रुप है तो वहां, पर वो CHO ग्रुप रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं है, रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध नहीं है वो, क्योंकि उसने रिंग बना लिया ना। चौथा क्वेश्चन, एमिनो अम्लों के गलनांक एवं जल में विलेयता सामान्यतः संगत हैलो अम्लों की तुलना में अधिक होती हैं, समझाइए। भाई एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, उनका गलनांक भी ज्यादा होगा और जल में घुलनशीलता भी ज्यादा होगी हैलो एसिड से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमिनो एसिड, एमिनो एसिड देखो यही तो होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की खासियत ये होती है, इधर तो NH2 ग्रुप होगा, इधर होगा COOH, तो इधर से मान लो एक H पॉजिटिव इधर आ गया, तो ऐसा जो आयन बनता है ना, इस आयन को देखो ध्यान से, इसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। भाई आयन तो नॉर्मली ऐसे होते हैं, या तो धनावेशित होंगे या ऋणावेशित, पर ये एक स्पेशली आयन है। एमिनो एसिड का जो आयन होता है वो स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे आयन को हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो जब एमिनो एसिड ध्रुवीय होगा, तो ध्रुवीय होने के कारण क्या होगा, सारे एमिनो एसिड आपस में मजबूत द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होंगे, और जब मजबूत द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा ये जुड़े होंगे तो फिर तो इनका जो गलनांक होगा वो तो ज्यादा होगा ही। और जब ये ध्रुवीय है, इसका एक पोल पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और पानी भी ध्रुवीय है, फिर तो पानी में ज्यादा घुलनशील होंगे ही, इसलिए एमिनो एसिड पानी में भी ज्यादा घुलनशील होते हैं ध्रुवीय होने के कारण। ये ज्विटर आयन बन गया एक, ठीक है। इसीलिए एमिनो एसिड पानी में भी ज्यादा घुलेंगे क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति है इनकी, और नंबर 2 पानी में घुलेंगे भी ज्यादा क्योंकि पानी खुद ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय पदार्थों को तो वो अपने अंदर घोल ही लेगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है। भाई जब आप अंडे को उबाल दोगे तो उसमें जो जल है वो क्या करता है, या तो वो अवशोषित हो जाता है प्रोटीन के द्वारा, या अधिशोषित हो जाता है, दोनों में से कुछ एक काम होगा, क्योंकि उबालने पर प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाएगा ना, प्रोटीन की तो संरचना बिगड़ जाएगी, पढ़ लेना यही बात लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता। शरीर में विटामिन सी इसलिए नहीं इकट्ठा होता, विटामिन सी हमारे लिए जरूरी है, हमें खाते रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए भोजन में विटामिन सी को, क्योंकि विटामिन सी है जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील है तो पक्की बात है कि वो मूत्र के साथ बाहर निकलता रहता है विटामिन सी। इसलिए हमें विटामिन सी युक्त भोजन, खट्टे फल जैसे मौसमी, संतरा, अनानास, जितने भी खट्टे फल हैं, आंवला है, उन सब में विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जल में घुलनशील है, मूत्र के साथ बाहर निकलता है, इसलिए हमें भोजन में विटामिन सी को लेते रहना चाहिए। जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं ना, उन्हें हमें जरूर भोजन में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे जल में घुलनशील हैं तो यूरिन के साथ मूत्र के साथ बाहर निकलते रहते हैं, शरीर में कमी होती रहती है उनकी लगातार। सातवां क्वेश्चन, यदि डीएनए के थाइमीन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन किया जाए तो कौन से उत्पाद बनेंगे। यदि डीएनए के थाइमीन युक्त न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन, देखो यहां देखो, जब डीएनए से एक न्यूक्लियोटाइड जल अपघटित किया जाता है तो यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा अणु, देखो डीऑक्सीराइबोज शर्करा अणु, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन क्षार जैसे थाइमीन, साइटोसिन और प्यूरीन, ग्वानीन और एडिनिन देगा, ये चीजें देगा, मतलब वो इन चीजों को देगा क्योंकि इनसे ही मिलकर बना हुआ है ना, इसलिए इन्हें ध्यान रखना है आपको कौन कौन सी चीज में टूटा हो डीएनए। आठवां क्वेश्चन है, जब आरएनए का जल अपघटन किया जाता है तो प्राप्त क्षारकों की मात्राओं के मध्य कोई संबंध नहीं होता, यह तथ्य आरएनए की संरचना के विषय में क्या संकेत देता है। भाई डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसकी खासियत तो यह है कि उसमें पक्का है कि इसके साथ ये चीज जुड़नी है, इसके साथ ये चीज जुड़नी है, पर आरएनए का तो एक ही
सूत्र है। सूत्र का मतलब एक ही चेन बनी हुई आरएनए में, और एक चेन बनी हुई तो जितने भी उसके कंपोनेंट है उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। देखो यहाँ लिखा हुआ है आरएनए एकल रज्जुक संरचना है, यानी एक ही धागा है आरएनए का, डबल नहीं होता, डीएनए का होता है डबल। देखो इस चीज को कैसे लिखना है, डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय संरचना तथा 4 एक दूसरे से जुड़े अनुपूरक कंप्लीमेंट्री क्षारक रखते हैं। साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन के साथ हमेशा। जबकि थायमीन एडिनिन के साथ जुड़ा होता है। थायमीन किसके साथ जुड़ा होता है? एडिनिन के साथ, एडिनिन के साथ। डीएनए की बात चल रही है अभी। इस प्रकार की संरचना के कारण डीएनए निश्चित मोलर अनुपात में उत्पादों को उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें निश्चित मात्रा में आपको साइटोसिन और ग्वानिन का एक निश्चित अनुपात मिलेगा, थायमीन एडिनिन का एक निश्चित अनुपात मिलेगा। यदि डीएनए की सारी संरचना को आपने तोड़ दिया, उसका जल अपघटन कर दिया। जबकि आरएनए में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती, अर्थात क्षार युग्मन नियम का पालन नहीं होता। आरएनए में जब एक ही धागा है, रज्जु है, एक ही थ्रेड है, उसमें कोई नियम थोड़ा ही है कि साइटोसिन के साथ ग्वानिन, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे, जितने थायमीन होंगे उतने ही एडिनिन होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि आरएनए में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती, अर्थात क्षार युग्मन नियम का पालन नहीं होता कि इसका जोड़ा युग्म उसके साथ बनेगा, ऐसा नहीं है। अतः आरएनए को जल अपघटित करने पर विभिन्न क्षारकों की मात्राएं भिन्न होती हैं। यह संकेत देता है कि आरएनए एकल रज्जुक संरचना रखता है। आरएनए की संरचना कैसी है? एकल रज्जुक। ये हो गए एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न सारे खत्म। अब हम करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। देखते रहो ध्यान से, जरा समझते रहो, सुनते रहो। पहला क्वेश्चन है मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? आपको पता है मोनोसेकेराइड वे सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जो आगे सरलतम अणुओं में जल अपघटित नहीं किए जा सकते हैं, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CH2O होल N है, जहां N का वैल्यू 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्डोज जिनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तथा कीटोज जिनमें कीटोन समूह उपस्थित होता है। ठीक है, उदाहरण आप दे सकते हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। दूसरा क्वेश्चन है अपचायक शर्करा क्या होती हैं? अभी बताया था वे शर्करा जो अपचायक के समान कार्य करती हैं अपचायक शर्करा कहलाती हैं। ये एक एल्डिहाइड अथवा एक कीटोन समूह रखती हैं। सभी मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़ दो, सुक्रोज को छोड़ के जितने भी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड हैं सारे अपचायक शर्करा हैं, सारे के सारे क्या हैं? अपचायक शर्करा। नेक्स्ट, अपचायक शर्करा के उदाहरण दे रखे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि। ये टॉलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं और खुद आ जाते हैं ऑक्सीकृत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपचायक शर्करा वाला क्वेश्चन। तीसरा है पौधों में कार्बोहाइड्रेटों के दो मुख्य कार्यों को लिखिए। कार्बोहाइड्रेट का पहला कार्य, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। भाई कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है। कार्बोहाइड्रेट में भी ना तो मोनोसेकेराइड है ना है ऑलिगोसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड होता है सेल्यूलोज, क्योंकि इसके जल अपघटन से हमें 10 से ज्यादा संख्या में मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होंगे। दूसरा कार्य है कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड है के रूप में संचित रहते हैं, जो खाद्याशय की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, स्टार्च, चावल का जो मांड है वो स्टार्च ही तो है। ठीक है, मूंगफली में भी स्टार्च होता है और आपका जो आलू है उसमें भी स्टार्च होता है, बहुत सारी दालों में भी स्टार्च होता है, प्रोटीन तो होता ही है दालों में। नंबर 4, निम्नलिखित को मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड में वर्गीकृत कीजिए। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे बेटे। देखो किस तरह, मोनोसेकेराइड राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज तथा फ्रक्टोज, ये तो मोनोसेकेराइड है। और डाइसेकेराइड है माल्टोज तथा लैक्टोज, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको।
कि कौन कौन से मोनोसेकेराइड हैं, कौन कौन से डाइसेकेराइड हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइडिक आबंध से आप क्या समझते हैं? ग्लाइकोसाइडिक आबंध वह ऑक्सीजन आबंध है जिसके द्वारा दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में संयुक्त होकर एक डाइसेकेराइड अणु बनाते हैं। दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ के जब डाइसेकेराइड बनाते हैं ना, तो उसमें ऑक्सीजन द्वारा दोनों जुड़ते हैं वह आपस में, और उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनने के दौरान मोनोसेकेराइड की एक इकाई हेमी एसिटल तथा दूसरी इकाई एल्कोहल की तरह कार्य करती है। डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड इस आबंध के द्वारा बनते हैं। भाई डाइसेकेराइड में तो दो जुड़ गए मोनोसेकेराइड अणु, और जो पॉलीसेकेराइड है तो बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे, पर सारे के सारे मोनोसेकेराइड अणु जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो वहां ग्लाइकोसाइडिक आबंध ही बनता है। उदाहरण, सुक्रोज अणु में ग्लाइकोसाइडिक बंध निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो सुक्रोज में देखो, ध्यान से देखना इस संरचना को, ये तो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और यह है बीटा डी फ्रक्टोज, दोनों आपस में मिले तो सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से ही तो सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो देखो यहां जुड़ रहे हैं, यहां जो जुड़ रहे हैं ऑक्सीजन एटम आया ना, ऑक्सीजन एटम से जुड़ रहे हैं, तो इस वाले बॉन्ड को जो ऑक्सीजन एटम द्वारा दो मोनोसेकेराइड अणु आपस में जोड़ता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो मोनोसेकेराइड अणु जिस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं, चाहे उसमें डाइसेकेराइड बन रहा हो या ओलिगोसेकेराइड बन रहा हो या पॉलीसेकेराइड बन रहा हो। छठा क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन क्या होता है तथा ये स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है? भाई जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा होना ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, यानी ग्लूकोज का एक पॉलीमर है ग्लाइकोजन। और जो वनस्पतियों के शरीर में जो भोजन इकट्ठा होता है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है दोनों स्टोरेज के तरीके। हमारी बॉडी में तो ग्लाइकोजन हो रहा होगा इकट्ठा, और पेड़ पौधों की बॉडी में स्टार्च इकट्ठा हो रहा होगा, दोनों क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है जो प्राणी शरीर में, प्राणी का मतलब यहाँ जंतु है, शरीर में संग्रहित रहता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अब स्टार्च की बात कर रहे हैं, यहाँ अगली लाइन से लिखना चाहिए था, यहाँ तो बात आ गई इसकी ग्लाइकोजन की। अब हम बात कर रहे हैं स्टार्च की। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में संग्रहित रहता है। तो जंतुओं में इकट्ठा होगा ग्लाइकोजन और पौधों में स्टार्च। यह दो घटकों एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। एमिलोज जल में विलय है तथा स्टार्च का 15 से 20% भाग निर्मित करता है। एमिलोपेक्टिन जल में अविलेय है तथा स्टार्च का 80 से 85% भाग निर्मित करता है। ग्लाइकोजन संरचना में मुख्यतः एमिलोपेक्टिन के सदृश है, मतलब एमिलोपेक्टिन जैसा होता है ग्लाइकोजन, एमिलोपेक्टिन के सदृश है। ग्लाइकोजन तथा एमिलोपेक्टिन दोनों ग्लूकोज के शाखित बहुलक हैं, किंतु ग्लाइकोजन एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांच हैं, शाखाएं ज्यादा होती हैं। ग्लाइकोजन श्रृंखला में 10 से 14 ग्लूकोज इकाइयों को रखता है, जबकि एमिलोपेक्टिन श्रृंखलाएं 20 से 25 ग्लूकोज इकाइयों को रखता है। अगला क्वेश्चन सातवें का क्वेश्चन है, सातवां, सुक्रोज तथा लैक्टोज के जलवघटन से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे? सुक्रोज और लैक्टोज का जलवघटन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो ये तो सुक्रोज का जलवघटन करा। सुक्रोज के जलवघटन से हमें एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक डी प्लस ग्लूकोज और एक डी प्लस फ्रक्टोज। भाई सुक्रोज के जलवघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही तो मिलता है हमें। फिर लैक्टोज का जलवघटन करा। लैक्टोज के जलवघटन से हमें एक तो गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है, वहां क्वेश्चन में वो लैक्टोज ही लिख दिया था, इधर भी मैंने हालांकि सही पढ़ दिया था गैलेक्टोज। जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था कौन सा था देख लेना आप उसे। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, स्टार्च तथा सेलुलोज में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? स्टार्च और सेलुलोज में
स्टार्च और सेल्यूलोज अभी हमने बात करी। स्टार्च तथा सेल्यूलोज के मध्य मुख्य अंतर ग्लूकोज अणुओं की प्रकृति में अंतर होने के कारण होता है। स्टार्च एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन दो घटकों से मिलकर बना होता है, ध्यान रखना। स्टार्च में एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, इससे बनता है स्टार्च, ठीक है। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है स्टार्च। ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं। एमिलोज 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाइयों की अशाखित श्रृंखला होती है, जो पहले और चौथे ग्लाइकोसाइडिक कार्बन, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच जो ग्लाइकोसाइडिक आबंध द्वारा जुड़ी रहती हैं ये श्रृंखलाएं, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज अणु आपस में जुड़े होंगे, एक ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, एमिलोज बनेगा। तो एमिलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है, जिसमें पहला कार्बन और चौथे कार्बन ग्लाइकोसाइडिक आबंध होते हैं, जबकि शाखन जो ब्रांच निकलेगी वो पहले और छठे ग्लाइकोसाइडिक आबंध द्वारा होता है। देखो एमिलोज की संरचना तो ये है। सेल्यूलोज में केवल बीटा डी प्लस ग्लूकोज अणु एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। एमिलोज देखो, एमिलोज एक मोनोसेकेराइड ये है, एक मोनोसेकेराइड ये है, ये पहला कार्बन है चौथा कार्बन है, आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। ऐसे ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो एमिलोज बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? एमिलोज। अब देखो ये तो एमिलोज था ही, एमिलोज में एक एक्स्ट्रा जुड़ गया और बड़ी शाखा एमिलोज, और ये जुड़ गया, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है इसे कहते हैं एमिलोपेक्टिन, इसे कहते हैं एमिलोपेक्टिन, ठीक है। समझ रहे हैं ना? देखो पहला चौथा ये जुड़ते रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है पहला और इसके छठे से जुड़ गया, तो ये ब्रांच एक शाखा निकल गई ना, इसे एमिलोपेक्टिन कहते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एमिलोपेक्टिन। ये सारे समझा रखे हैं आपको बहुत डिटेल में। और सेल्यूलोज ऐसा होता है। सेल्यूलोज में क्या होता है? सेल्यूलोज में इस तरीके से आपस में मोनोसेकेराइड अणु जुड़े होते हैं। देखो इसके ऊपर ये जुड़ गया, इसके ऊपर ये जुड़ गया, इसके ऊपर ये रहा, ऐसा होता है सेल्यूलोज। सारे स्ट्रक्चर आपको बहुत डिटेल में समझा रखे हैं जब फ्रेश लेक्चर हमने करा था इसका। चलो नोवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से, डी ग्लूकोज की HI से और ब्रोमीन जल से और HNO3 से, क्या होगा? अपचयन और ऑक्सीडेशन होगा ना। देखो HI के साथ जब अभिक्रिया करोगे तो सबका गर्म HI से रिएक्शन करोगे तो पूरे का अपचयन हो जाएगा। ये जो CHO है, CHOH है, एल्डिहाइड भी और एल्कोहल भी सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जैसे CH3 सीधी श्रृंखला वाला क्या बनेगा? एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन बनेगा, N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। HI अपचयन कर देगा इसका, CHO का भी और इसका भी, OH ग्रुप का भी। और Br2 जल से, जब ब्रोमीन जल से इसका रिएक्शन कराओगे तो हो जाएगा क्या? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। HNO3 से रिएक्शन कराओगे तो भी क्या होगा? तो भी ऑक्सीडेशन होगा। देखो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ ध्यान रखना ये जो CH2OH है ना, यहाँ COOH है, COOH है, ये 2 गलत छपा हुआ है यहाँ। और इसमें देखो, एक मिनट रुक जाओ, ग्लूकोनिक एसिड, हाँ यहाँ H आना चाहिए था, H, CH2OH। अब ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। HNO3 से क्रिया करोगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका भी, इन दोनों का। यहाँ भी COOH आ गया, यहाँ भी सैक्रिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन आनी चाहिए, आपको करा रखी है नोटबुक में। तो आपको 10वां क्वेश्चन, ग्लूकोज की उन अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जो इसकी विवृत श्रृंखला संरचना द्वारा नहीं समझाई जा सकती। खुली श्रृंखला द्वारा कौन सी गुण नहीं, ऐसी रिएक्शन बताओ जो खुली श्रृंखला द्वारा नहीं समझाई जा सकती। देखो निम्नलिखित अभिक्रियाएं डी ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला द्वारा नहीं समझाई जा सकती, कौन कौन सी हैं? देखो
यद्यपि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, CHO बताया था। यह 2,4 DNP परीक्षण एवं सिर्फ परीक्षण नहीं देता। यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि CHO ग्रुप है पर वो उपलब्ध तो नहीं होता रिएक्शन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। नंबर 2, ग्लूकोज का पेंटो एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया नहीं करता। NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी रिएक्शन नहीं करने का, क्योंकि CHO ग्रुप अवेलेबल ही नहीं होता है। अल्फा तथा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड के बनने को इसकी विवरण श्रृंखला द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ये केवल तभी बनते हैं जब हम इसकी चक्रीय संरचना को मानते हैं। देखो चक्रीय संरचना ऐसी है, यह है चक्रीय संरचना, ठीक है। यदि CH3OH से इसका रिएक्शन करोगे तो CH3OH से रिएक्शन करने पर क्या होगा? जो हमारे पास ये CHOH है ना, CHOH, इसमें से यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH, और ये बन जाएगा CHOCH3। तो ये रिएक्शन कब होती है? ये रिएक्शन तभी होती है जब पता चलता है कि हाँ चक्रीय संरचना है तो, ठीक है। दो तरह के प्रोडक्ट हैं, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें आपका OCH3 राइट में है और इसमें OCH3 लेफ्ट में है। एक को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड, एक को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोसाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। भाई आवश्यक एमिनो अम्ल वे हैं जिन्हें हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना है, ठीक है, जो शरीर में नहीं बनते, जैसे वैलिन, ल्यूसीन। और अनावश्यक वे हैं जिन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर में बनेंगे, जैसे ग्लाइसिन, ग्लूटेमिन। तो 2 तरह के एमिनो एसिड हैं, आवश्यक उन्हें कहते हैं जिन्हें भोजन के रूप में हमें ग्रहण करना होता है, क्योंकि वे हमारी बॉडी में नहीं बनते। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड आबंध, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण। तो पेप्टाइड आबंध तो आपको पता है किसे कहते हैं? पेप्टाइड आबंध उसे कहते हैं जो एमिनो एसिड का COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप आपस में जुड़ते हैं जिस बॉन्ड द्वारा, और इनके जुड़ने से ही तो देखो यहां देखो किस तरह जुड़ेंगे। ये तो हमारा एक एमिनो एसिड है और ये दूसरा एमिनो एसिड है, तो ये COOH और ये यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H, तो CO और NH। देखो ये रहा CO और NH, ये जो बॉन्ड बनाना है यहाँ इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब 2 एमिनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते रहते हैं इस बॉन्ड द्वारा तो बनता है पॉलीपेप्टाइड, और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ते हैं तो बनता है प्रोटीन। तो ये तो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और प्राथमिक संरचना देखो, किसी प्रोटीन में एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड पता चल गया, एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जिससे बनता है पॉलीपेप्टाइड, और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। तो यहां कहा किसी प्रोटीन में एमिनो अम्लों के विशिष्ट क्रम में बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उसकी प्राथमिक संरचना कहलाती है। एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन प्रोटीन के गुणों में भी परिवर्तित कर देता है। मतलब यदि इनका सीक्वेंस बिगड़ गया ना तो प्रोटीन के गुण बिगड़ जाएंगे। हीमोग्लोबिन में केवल एक एमिनो अम्ल इकाई में परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। तो इनका सीक्वेंस फिक्स होता है एमिनो एसिड का, मतलब एक निश्चित क्रम में जुड़ने पर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है, और यदि वो सीक्वेंस बदल गया तो समझ जाओ प्रोटीन भी बदल गया, उसके गुण बदल गए। विकृतीकरण आपको पता ही है क्या है। विकृतीकरण के बारे में तो हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे pH में परिवर्तन आदि किया जाता है, तो हाइड्रोजन बंधों में अव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण गोलिका यानी ग्लोब्यूल खुल जाते हैं। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसके ग्लोब्यूल्स खुल जाएंगे ना, तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं। जो हेलिक्स आपस में गुथे हुए हैं उनकी कुंडलियां खुल जाएंगी तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं किंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है।
उदाहरण देखो विकृतीकरण का। उदाहरण, उबलने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन, दही का जमना, ये प्रोटीन के विकृतीकरण ही है सारे। दही का जमना भी प्रोटीन का विकृतीकरण है, दूध से दही बन गई ना। 13वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या हैं? द्वितीयक संरचना दो प्रकार हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड संरचना द्वितीयक संरचना में आती हैं। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती है। द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती है। पहली संरचना होती है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स संरचना में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में सभी संभव हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है, यानी इस तरीके से। अभी चलो चित्र आ जाएगा। फलस्वरूप प्रत्येक एमिनो अम्ल के अविशिष्ट का NH समूह कुंडलित में अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। यानी एक ही कुंडली है, उसमें कहीं तो आएगा CO और कहीं आएगा NH। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं बीच बीच में। इधर भी बनेंगे बॉन्ड, इधर भी बनेंगे, इधर भी बनेंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनते रहेंगे। देखो स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा आपके, अभी देखते हैं कहाँ है स्ट्रक्चर। इसका है ही नहीं स्ट्रक्चर यहाँ, चलो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। और बीटा प्लेटेड संरचना में क्या होता है, इसमें बीटा प्लेटेड संरचना में बहुत सारी होती हैं इस तरह की रज्जु, और इनमें आपस में बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं बीच बीच में इस तरीके से। और जो अल्फा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होगा, ठीक है। देखो बीटा प्लेटेड संरचना, बीटा प्लेटेड संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लगभग अधिकतम विस्तार तक खींची रहकर एक दूसरे के पार्श्व में स्थित होती है, यानी बराबर बराबर, तथा आपस में अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। उन वे सारी संरचनाएं जैसे बताया था, ये आपस में जुड़ी होंगी किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। यह संरचना वस्त्रों में प्लीट के समान होती है, अतः बीटा प्लीटेड शीट कहलाती है, इसलिए बीटा प्लीटेड संरचना इसे कहते हैं। अगला है, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना के स्थायीकरण में कौन से आबंध सहायक हैं? भाई प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना का स्थायीकरण विभिन्न पेप्टाइड बंधों जो CO और NH समूह के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध द्वारा होता है। अभी तो बताया। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। रेशेदार और गोलिकाकार, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, इनमें डिफरेंस बताना है। इधर गोलिकाकार प्रोटीन होगी, इधर रेशेदार प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलियों के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, और इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये तो गोल गोल होंगी, गोले बने हुए होंगे, ये समांतर होंगी। गोलिकाकार प्रोटीन गोलीय आकृति की होती हैं, और रेशेदार प्रोटीन ये रेशासम, रेशे जैसी आकृति रखती हैं। गोलिकाकार प्रोटीन ये जल में घुलनशील हैं, और रेशेदार प्रोटीन जल में नहीं घुलती। गोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण हैं इंसुलिन, एल्ब्यूमिन आदि, और रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हैं किरेटिन, मायोसिन आदि। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी एमिनो एसिड है ना, उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो NH2 ग्रुप होता है, एक तो होता है NH2 ग्रुप, और एक होता है COOH ग्रुप। ये जो COOH ग्रुप है, इसकी आदत होती है कि ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, तो एसिडिक नेचर तो ये हुई इसकी। और NH2 ग्रुप क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करता है, तो जो H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, क्षार। तो अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों पाई जाती है, इसलिए कहते हैं हम कि इसकी डुअल नेचर होती है, द्वैती प्रकृति। अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करता है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम उन गोलिकाकार प्रोटीन को कहा जाता है जो जीवित तंत्रों में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं
तथा जीवित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं तथा निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकते हैं। एंडो एंजाइम अंतः कोशिकीय कार्य तथा एक्सो एंजाइम बाह्य कोशिकीय कार्य करते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, यानी अलग अलग जैविक क्रियाओं में अलग अलग एंजाइम कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति। रासायनिक रूप से सभी एंजाइम एमिनो अम्लों से बने होते हैं तथा ये गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, किंतु कुछ एंजाइम अप्रोटीनीय अवयव, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, से संबंधित होते हैं। यदि प्रोस्थेटिक समूह धातु आयन होते हैं तो इसे सहकारक यानी कोफैक्टर कहते हैं, और यदि प्रोस्थेटिक समूह कोई छोटा कार्बनिक अणु है तो इसे सह एंजाइम यानी को एंजाइम कहते हैं। ये कुछ एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखना, सहकारक को फैक्टर का मतलब क्या है और सह एंजाइम को एंजाइम का मतलब क्या है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्रोटीन की संरचना पर विकृति का क्या प्रभाव होता है? आपको पता है, कई बार आ गया, तीसरी बार यह क्वेश्चन आया। विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, किंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। इस प्रक्रम के दौरान गोलिकाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि उसके ग्लोब्यूल्स खुल जाएंगे ना, गोले खुल जाएंगे, तथा प्रोटीन की जैविक सक्रियता समाप्त हो जाती है। उदाहरण, उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन, बैक्टीरिया की क्रिया के कारण दही का जमना, यह विकृतीकरण ही है। 19वां क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन, विटामिनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? रक्त थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम दीजिए। विटामिनों को उनकी जल अथवा वसा में विलेयता के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, वसा में विलेय विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन ये होते हैं ADE के, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन B और C। और रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी विटामिन है विटामिन K। इसकी कमी जिसके शरीर में होगी उसके ब्लड की, उसका रक्त का थक्का जमने में दिक्कत आएगी चोट लगने पर। विटामिन K बहुत जरूरी है। 20वां क्वेश्चन, विटामिन A व C हमारे लिए आवश्यक क्यों है? महत्वपूर्ण स्रोत, विटामिन A की कमी से आंख की बीमारियां हो जाएंगी, और विटामिन C से स्किन की और मसूड़ों की बीमारी हो जाएगी। देखो ये लिखी हुई बात पढ़ रखी है आपने, छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विटामिन A, इसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है आंख की कॉर्निया का कठोरीकरण और रात्रि अंधता, ठीक है, विटामिन A की कमी से। और विटामिन A के स्रोत क्या है? मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन और दूध, यहाँ से विटामिन A मिलता है हमें। विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी का मतलब मसूड़ों से रक्त बहना, और ये कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों से, आंवला तथा हरे पत्ते वाली सब्जियों से विटामिन C हमें मिलता है। सारे विटामिन के बारे में पता होना चाहिए आपको, खाली A और C की बात नहीं है, हर एक विटामिन का नाम पता होना चाहिए। विटामिन की कमी से कौन सी रोग होता है वो पता होना चाहिए, और विटामिन के उसके स्रोत क्या क्या है वो पता होना चाहिए, कहाँ से मिलेगा हमें विटामिन। 21वां क्वेश्चन है, न्यूक्लिक क्या होते हैं? इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके दो महत्वपूर्ण कार्य। न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु जो जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। यह उच्च अणुभार वाले लंबे धागे के समान वृहद अणु हैं जो जीवित प्राणियों के विकास तथा प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पता है ना, न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, RNA राइबो न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्लों के कार्य, क्या काम करते हैं न्यूक्लिक अम्ल? सबसे पहला, DNA अपने प्रकृतिकरण अथवा द्विगुणन गुण के कारण अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी में संचरित करता है, यानी माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने का काम करता है DNA। RNA तथा DNA कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। RNA प्रोटीन संश्लेषण करता है तथा DNA में इस संश्लेषण का संदेश उपस्थित होता है।
डीएनए में संदेश उपस्थित होता है और आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फ़ॉन्ट छोटा हो गया, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की इस समय, जब तक फ़ॉन्ट छोटा रहेगा, 1-2 पेज पर रहेगा बस। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? अभी हमने पढ़ लिया, हालांकि एक तरफ न्यूक्लियोसाइड है, एक तरफ न्यूक्लियोटाइड है। यह क्षारक तथा शर्करा का संयोजन है। जब एक क्षारक और शर्करा आपस में मिलते हैं तो इन दोनों को कुल मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल जब आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। उदाहरण दे रखे हैं, इन उदाहरण को पढ़ लेना। और ये बना रखी है संरचना, ये न्यूक्लियोसाइड है, देखो। ठीक है, और ये न्यूक्लियोसाइड में, यहां तक तो न्यूक्लियोसाइड था, ये देखो, ये तो न्यूक्लियोसाइड ही था, इसमें फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया तो क्या बन गया, पूरा मिलाकर न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा, यहां देखो, डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। देखो बेटे, डीएनए की संरचना यदि आपको बताए तो इस चीज को आप समझा दोगे बड़े आसानी से। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, इसमें ये पहले वाला जो रज्जुक है, एक धागा और दूसरे धागा, दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल समान नहीं होते। पर हाँ ये है कि एडिनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा। जहाँ थाइमिन है वहाँ एडिनिन होना चाहिए, जहाँ साइटोसिन है वहाँ ग्वानिन होना चाहिए, बस। मतलब बिल्कुल एक दूसरे जैसे नहीं है, पर एक दूसरे के पूरक हैं। पहले धागे के बिना दूसरा धागा अधूरा है और दूसरे धागे के बिना पहला धागा अधूरा है। तो दोनों थ्रेड बिल्कुल सेम तो होते नहीं, पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ का है, डीएनए अणु में एक श्रृंखला के क्षारक दूसरी श्रृंखला के क्षारकों के साथ विशिष्ट प्रकार से हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एडिनिन थाइमीन के साथ तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, अर्थात एडिनिन थाइमीन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। अतः एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्षारक क्रम स्वतः ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षारक क्रम को व्यवस्थित कर देता है। अतः डीएनए के दो रज्जुक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, जिन्हें हम कह सकते हैं, समान नहीं होते, अभी एक दूसरे के समान तो होते नहीं, अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल की संरचना आपको सिखा रखी है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। एक तरफ डीएनए है, एक तरफ आरएनए है, इधर आ गया डीएनए, इधर आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डीएनए में D2 डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है, और डीएनए में डी राइबोज, आरएनए में डी राइबोज पेंटोज शर्करा उपस्थित है। डीएनए पिरिमिडीन क्षारक के रूप में साइटोसिन तथा थाइमिन रखता है। डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन मिलेगा आपको। आरएनए पिरिमिडीन क्षारक के रूप में साइटोसिन और यूरेसिल रखता है। यह द्विरज्जुक अल्फा हेलिक्स संरचना है। डबल हेलिकल मॉडल होता है डीएनए का, ऐसा ही तो होता है डीएनए का। और यह एकल रज्जुक, आरएनए सिर्फ एक होता है धागा, इसमें एक थ्रेड होता है। डीएनए, इसके अणु लंबे तथा उच्च अणुभार के होते हैं, इसके अणु छोटे तथा निम्न अणुभार के होते हैं। अब क्रियात्मक अंतर देख लो। डीएनए, यह प्रतिकृतिकरण का विशेष गुण रखता है, रेप्लिकेशन का, यानी दोनों थ्रेड अलग हो जाएंगे। मतलब जब संतान उत्पन्न होगी तो उसमें एक धागा तो जाएगा डीएनए में से माता का, एक धागा जाएगा पिता का। यह सामान्यतः प्रतिकृति रेप्लिकेट नहीं होता। कहां से रेप्लिकेट हो जाएगा, जब अकेला धागा है। ये तो डीएनए तो रेप्लिकेशन ऐसा होता है जैसे आपकी जीप होती है ना, ये जीप को जैसे आप खोल दो, एक इधर गया और एक इधर गया, इस तरह होता है रेप्लिकेशन। दो थ्रेड्स आपस में इसी तरह जुड़े हुए जैसे आपके जीप के दोनों पार्ट, जीप या चैन, जो भी कुछ आप कहते हो। यह अनुवांशिक लक्षणों के संचरण को नियंत्रित करता है। डीएनए से ही तो माता पिता के लक्षण संतान में जाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण। 25वां क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? एक तो होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहते हैं। एक संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। एक स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज। अब आए हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मुख्य क्वेश्चन जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना आप। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मुख्य प्रश्न। दूध में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए, इसमें कितनी मोनोसेकेराइड इकाइयां उपस्थित होती हैं, इस प्रकार के ओलिगोसेकेराइड क्या कहलाते हैं। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, इसमें 2 मोनोसेकेराइड वो 2 इकाइयां बीटा डी लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज उपस्थित होती हैं। ऐसे ओलिगोसेकेराइड को डाइसेकेराइड कहते हैं, क्योंकि 2 है ना इसमें मोनोसेकेराइड, इसलिए इसे कहते हैं डाइसेकेराइड। दूसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज में सभी 6 कार्बन परमाणुओं की उपस्थिति को एक सीधी श्रृंखला में आप कैसे समझाएंगे। अभी ये रिएक्शन करी थी कि ग्लूकोज जो है ना उसका HI के साथ उसे गर्म कर दो, अब चैन हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला आपको मिल जाएगी। इससे पता चलेगा कि हाँ 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं ग्लूकोज में। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, न्यूक्लियोसाइड में एक अक्षारक श्रृंखला अर्धांश के पहले कार्बन स्थिति से जुड़ा होता है। न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक अम्ल इकाई के न्यूक्लियोसाइड शर्करा इकाई के साथ बंधने के द्वारा बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा की कौन सी स्थिति पर फास्फोरिक अम्ल जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। देखो ध्यान से देखो, इतना तो था न्यूक्लियोसाइड, और जब इसमें फास्फोरिक अम्ल जुड़ गया तो बन गया पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें फास्फोरिक अम्ल कौन से नंबर पर जुड़ा है, देखो ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें कार्बन पर जुड़ा है, 5वां कार्बन है। 5वें कार्बन पर फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, जिससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयों को जोड़ने वाले बंध को क्या कहते हैं, कई बार पढ़ लिया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन आता है बीच में मोनोसेकेराइड को आपस में जोड़ने के लिए। 5वां क्वेश्चन है, किसी यौगिक के नाम से पहले लिखे अक्षर D व L उसके किस विशेष त्रिविम समावयवी के आपेक्षिक विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। यह इनका संबंध ग्लिसरल्डिहाइड के किस विशेष समावयवी से दर्शाता है। निम्नलिखित यौगिकों को D अथवा L विन्यास रखने की प्रागुक्ति कीजिए। देखो इसमें D और L बताना है हमें, आप ध्यान से देख लो। इसमें जो है ना OH CH2OH के बराबर वाला कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में है, तो L है, ये L फॉर्म। क्या है, L फॉर्म। ठीक है, कौन सा है, L फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, एल्डोपेंटोज राइबोज तथा डीऑक्सी राइबोज नाम से न्यूक्लिक अम्लों में पाई जाती है, इसका अपेक्षिक विन्यास क्या है, D है। ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बोक्सिलिक समूहों के संदर्भ में एमिनो समूह की अपेक्षिक स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्लों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, एमिनो अम्लों का कौन सा प्रकार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है अल्फा, इनमें से अल्फा जो होता है वो बनाता है अल्फा एमिनो अम्ल, ऐसा होता है अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, मतलब इसमें जो NH2 ग्रुप है वो अल्फा कार्बन पर स्थित होता है। अल्फा कार्बन तो पता है मुख्य क्रियात्मक समूह के जस्ट बराबर वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। देखो जरा यहाँ, ये तो मुख्य कार्बन है, इसके बराबर वाला अल्फा कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप है, तो इसे कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। अगला है 8वां क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की एक द्वितीयक संरचना है, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी संरचना द्वारा बनती है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स संरचना को स्थायी बनाने के लिए कौन से प्रकार के आकर्षण उत्तरदायी हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्फा हेलिक्स संरचना आपको बताई थी कि इसमें एक धागा है, इसमें एक CO अगले NH ग्रुप के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, एक CO अगले NH ग्रुप के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो बन रहा होगा। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कर लोगे इसे, तो पढ़ लेना इसे। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ एंजाइमों का नाम उस अभिक्रिया के आधार पर दिया जाता है जिसमें इनका उपयोग होता है। एंजाइमों के उस वर्ग को क्या नाम दिया गया है
जो एक क्रियाधार का ऑक्सीकरण उत्प्रेरित करते हैं तथा साथ ही दूसरे क्रियाधार का अपचयन करते हैं। देखो उसका नाम है, याद रख लेना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 10वां क्वेश्चन, जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाते हैं। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन जैसे पीएच में परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन की विकृतीकरण हो जाता है। कारण को समझाइए। कारण यही है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे सारे। देखो, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के कारण प्रोटीन में हाइड्रोजन बंधों की अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। गोलिका यानी ग्लोब्यूल खुल जाती हैं तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाती हैं। अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण अंडे का और दूध से दही बनने का हमने पढ़ा था ना, उदाहरण अंडे का और दूध से दही बनने का। चलो अगला क्वेश्चन 11वां, सुक्रोज के अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा 6.22 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित जल अपघटन के लिए सक्रियण ऊर्जा केवल 2.1215 किलो जूल पर मोल हो जाती है। समझाइए। जब आपने एंजाइम लगाया तो वो सक्रियण ऊर्जा को घटा देगा, और सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो जो हमारी अभिक्रिया है वो ऐसे रास्ते से होगी जिसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, और धनात्मक उत्प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को घटा देना, जिससे रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है और एनर्जी भी कम वेस्ट होती है। वही बात लिखी हुई है, पढ़ लेना। 12वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइडों के कौन से अर्धांश डाई न्यूक्लियोसाइडों में उपस्थित फास्फोडाइएस्टर आबंधों के बनने के संबद्ध होते हैं। आबंधन के नाम में डाई एस्टर शब्द क्या सूचित करता है? डाई एस्टर का मतलब 2 एस्टर होंगे वहां। एस्टर तो पता है आपको। कौन सा अम्ल इस आबंध के बनने में संबद्ध होता है? देखो भाई, डाई एस्टर पेंटोस शर्करा के 5वें और तीसरे कार्बन परमाणु बनते हैं डाई एस्टर। आबंध के नाम में डाई एस्टर शब्द संभवतः 2 एस्टर यानी COO समूह के एक साथ जुड़ने को सूचित करता है, और फास्फोरिक अम्ल है जिससे बनेगा। 13वां क्वेश्चन, फ़ॉन्ट छोटा हो गया। जब फ़ॉन्ट छोटा हो जाता है थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया करो आप। वैसे तो मैं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, एमिनो अम्लों के लिए उपयोग किए जाने वाले D तथा L विन्यास शब्द का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। D जो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं तरफ को घुमा देगा वो D है, जो बाईं तरफ को घुमा देगा वो L है। ठीक है, जिसमें NH2 ग्रुप दाईं तरफ आएगा D है, D एलेनिन, और जिसमें बाईं तरफ आएगा वो L है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। यही बात लिखी हुई है नोट्स में से, आप पढ़ लेना। दीर्घ उत्तरीय का पहला देखो क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना को समझाइए। प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स तथा बीटा प्लेटिड शीट संरचना के मध्य क्या अंतर है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पता है आपको क्या होती है? ध्यान से सुनो, देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। तीसरी या चौथी बार बता रहा मैं आज के रिवीजन में। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। एमिनो अम्लों का यह विशिष्ट प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। यानी जब बहुत सारे एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने हीमोग्लोबिन में एक परिवर्तन करने से सिकल सेल एनीमिया वाले प्रोटीन का निर्माण होता हुआ भी पढ़ा है। अब आगे प्रोटीन की द्वितीय संरचना पर। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती हैं। यह 2 भिन्न प्रकार की संरचनाओं में विद्यमान होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचना। ये संरचनाएं पेप्टाइड बंध CO तथा NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड के मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन से उत्पन्न होती हैं।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेटेड में। देखो अल्फा हेलिक्स और बीटा, अल्फा हेलिक्स संरचना तो ऐसी होती है दोनों को देख लो आप। अल्फा हेलिक्स संरचना में आपको एक ही सूत्र मिलेगा ये, और इसमें आपस में जुड़े होंगे उसी सूत्र के, सूत्र का मतलब यहाँ थ्रेड है, धागा, उसी में CO और NH आपस में जुड़े होंगे। देखो ये CO है, ये NH है, आपस में जुड़ रहे, ये CO NH, मतलब एक ही धागे के CO और NH जो ग्रुप है वे आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। जबकि बीटा प्लेटेड संरचना में क्या होता है, एक तो धागा ये है, एक ये है, और पहले और दूसरे के, जैसे इसका CO इसके NH से जुड़ गया, इसका NH इसके CO से जुड़ गया, इसका CO इसके NH से, आगे भी आप बना सकते हो, ये भी बहुत सारे इस तरह के धागे हैं। और एक धागे का CO होगा तो दूसरे का NH होगा, एक का NH होगा तो दूसरे का CO होगा, ये आपस में जुड़े होते हैं जैसे कपड़े की बुनाई होती है। ये डिफरेंस होता है इनमें मुख्यतः, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कौन सा आया था हमारे सामने, अच्छा ठीक है, सही चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है दूसरा, दीर्घ उत्तरीय का दूसरा। डीएनए के पूर्ण अपघटन पर उत्पन्न उत्पादों की संरचना लिखी है। डीएनए अणु में ये किस प्रकार से बंधे रहते हैं। डीएनए के द्विकुंडली में न्यूक्लियोटाइड क्षारकों के युग्मन को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। यानी डीएनए की संरचना बतानी है आपको। देखो बेटे, डीएनए के पूर्ण अपघटन से एक पेंटोज शर्करा, D2 डीऑक्सीराइबोज, एक फास्फोरिक अम्ल तथा क्षारक नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शर्करा कौन सी प्राप्त होगी, ये वाली शर्करा दे रखी है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, और फास्फोरिक अम्ल, ये फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा। नाइट्रोजनी क्षारक ये हैं चार तरह के, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। डीएनए में चार, आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। और ये है आपका एडिनिन का स्ट्रक्चर, ये ग्वानिन का, ये स्ट्रक्चर थोड़े से आप सीख लेना बनाने, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, ये हो गए हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चन हो गए। अब परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उन्हें एक बार हम एक नज़र देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आ जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आपको पता है 3 तरीके से कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाता है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि लिखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो पूरा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आधारित है, ये पहला क्वेश्चन पूरा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर आधारित है। देखो, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड सब पढ़ा दिया आपको, और ये है पॉलीसेकेराइड। उसके बाद स्टार्च की पहचान करने का आयोडीन से टेस्ट, और एक मॉलिस परीक्षण इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिस परीक्षण। और ये कार्बोहाइड्रेट के उपयोग लिखे हुए हैं, पढ़ा दिए अभी सारे मैंने। दूसरा है, ग्लूकोज के 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए। कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं, इससे रजत दर्पण कैसे बनाएंगे, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। ठीक है, ये ग्लूकोज का क्वेश्चन है पूरा। अब ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण, ग्लूकोज के जलीय विलयन में फेलिंग विलयन डालकर गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज है, फेलिंग विलयन डाल दिया, ये फेलिंग विलयन इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेंस CHO को COOH में कन्वर्ट कर देगा, अभी हमने पढ़ा था। और यहाँ आपको ये तो था CuO, और ये Cu2O का लाल अवक्षेप आपको मिल गया, तो समझ जाओ आपने जिसका टेस्ट करा है वो ग्लूकोज है। पहला तो ये है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यदि आपने ग्लूकोज को टालेन अभिकर्मक से रिएक्शन करा दी, तो टॉलेन अभिकर्मक से रिएक्शन करा के आपको काला अवक्षेप मिल जाएगा सिल्वर का। ठीक है, ये ग्लूकोज की संरचना है, D+ ग्लूकोज और L- ग्लूकोज।
डी प्लस और एल माइनस ग्लूकोज, दोनों में डिफरेंस पहले कार्बन पर ही है। देखो इस पहले कार्बन में एच ऊपर है, यहाँ एच नीचे है, ये ओ एच नीचे था, यहाँ ऊपर है बस, और सब सेम है। नोट्स जब बनवाए थे तब भी सारी चीज बताई थी। तीसरा क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर समूह सीओ की उपस्थिति की पुष्टि हेतु एक अभिक्रिया की समीकरण भी लिखी है। अभी हमने सीओ की पुष्टि के लिए समीकरण, बड़े पैमाने पर फ्रक्टोज बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें रिजु श्रृंखला की उपस्थिति, पुष्टि हेतु अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे वो बताओ। फ्रक्टोज में कीटोन समूह के होते हुए फेलिंग विलियन तथा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, कारण देकर समझाइए। फ्रक्टोज के गुण पढ़ने इसमें हमें सारे। देखो फ्रक्टोज बनाने की विधि ये है, ठीक है। फ्रक्टोज इनुलिन का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इनुलिन है, गलत छपरा। इनुलिन का जल अपघटन करा तनु HCl की उपस्थिति में, गलत छपरा है, तो फ्रक्टोज मिल जाएगा हमें। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया फ्रक्टोज, ये देखो CO का टेस्ट करना ना, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पता है एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ का। उसके बाद रिजु श्रृंखला की उपस्थिति, इसका टेस्ट है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। सिद्धि श्रृंखला की उपस्थिति, अपचयन करोगे सॉर्बिटॉल मिलेगा, फिर अपचयन करोगे 2 आयोडोहेक्सोज और N हेक्सेन, वो N हेक्सेन बता रहा कि सिद्धि श्रृंखला है। हाइड्रोक्सिल समूह की पुष्टि के लिए हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं। गन्ने से सुक्रोज के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए, यह सांद्र HNO3 से किस प्रकार क्रिया करता है, समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन पूरा सुक्रोज का है। गन्ने से या चुकंदर से सुक्रोज कैसे बनाया जाता है, रस निकाल के, वो सारी विधि है। और ये रिएक्शन है, सुक्रोज का ऑक्सीडेशन करोगे कि क्या क्या चीज हमें मिलेगी सुक्रोज के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, किस बैक्टीरिया की सहायता से पशु सेल्यूलोज को पचाते हैं। ग्लूकोज स्टार्च सुक्रोज में विभेद कैसे करोगे, परीक्षण लिखिए। अंतर बताना ग्लूकोज और सुक्रोज में, स्टार्च और सुक्रोज में। वो बैक्टीरिया है फाइब्रोबैक्टर सक्सिनेजीनस और रूमिनोकस फ्लेविफेसियंस। और ये परीक्षण है, ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च का, इसे आप पढ़ सकते हो आसानी से, ठीक है। और सेल्यूलोज का परिचय है, सेल्यूलोज के उपयोग हैं। अगला है एमिनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देते हुए ज्विटर आयन, ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमिनो अम्ल आपको पता है, एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई तो होती है जिसमें एक NH2 और एक COOH ग्रुप होता है, ठीक है। ज्विटर आयन एमिनो अम्ल से ही बनता है। ज्विटर आयन एक ऐसा आयन जिसके ऊपर एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ धनावेश हो, ऐसा होता है ज्विटर आयन। पेप्टाइड क्या है ये भी बता दिया, प्रोटीन की संरचना में पेप्टाइड, ये पेप्टाइड का क्वेश्चन आया देखो, ठीक है। ये महत्व है। आठवां क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, ये प्रोटीन का क्वेश्चन है। प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना दोनों बता दिया आपको, ये प्रोटीन का कार्य हो गया। इस तरह के क्वेश्चन, द्वितीयक संरचना प्रोटीन की, देखो ये दोनों संरचनाएं समझा दी आपको, समझाई ना। ये तो अल्फा हेलिक्स संरचना है, और बीटा प्लेटेड संरचना में बताया था कि बहुत सारे रज्जु आपस में जुड़े होंगे। प्रोटीन के स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन एंजाइम का आ गया, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव उत्प्रेरक भी इन्हें कहते हैं। एंजाइम कमी से होने वाले रोग, विशेषताएं, एंजाइमों का महत्व। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है विटामिनों के महत्व पर संक्षिप्त। विटामिन, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो विटामिन आपको जरूर पता होने चाहिए सारे विटामिन के बारे में। देखो इसका एक चार्ट मैंने आपको बनवाया था, ये चार्ट यहाँ भी आ गया, देखो
विटामिन और उसका अणुसूत्र और वो विटामिन के स्रोत क्या हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, उस रोग के लक्षण क्या हैं, ये आपको जरूर आना चाहिए, सारे विटामिन आने चाहिए। ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन आया हमारे पास, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना, डीएनए और आरएनए में 4 अंतर। देखो डीएनए आरएनए में अंतर। अब आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न देख लो एक बार आप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो सरलतम यौगिक में जल अपघटित न हो, जो जल अपघटन नहीं होने का, जिसका वो मोनोसैकेराइड होगा। क्या होगा? मोनोसैकेराइड। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ध्यान रखना फ्रक्टोज है इनमें से सबसे मीठी श्रृंखला शर्करा, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब चेक शर्करा है ना ग्लूकोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब सुक्रोज को सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है, सुक्रोज को ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होगा। 5वां क्वेश्चन है, स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनेगा इनमें से, अल्फा डी ग्लूकोज से ही तो बनता है स्टार्च। उसके बाद एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई होते हैं? एमिनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन ही तो बनता है। 7वां क्वेश्चन है, सेल्यूलोज है एक, सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है। 8वां क्वेश्चन, प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में होते हैं, एमिनो अम्लों का यह क्रम क्या कहलाता है? जब एक निश्चित क्रम में बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे ना तो उसे प्राथमिक संरचना कहेंगे प्रोटीन की। क्या कहेंगे? प्राथमिक संरचना। 9वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड से ही तो जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है ना। 10वां क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन है, सारे एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है? ध्यान रखना एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी। 12वां क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो बनेगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। 13वां क्वेश्चन है, आरएनए में उपस्थित परंतु डीएनए में नहीं पाया जाता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेसिल है, आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलने का, कई बार मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया। 14वां क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए दोनों में विषम चक्रीय क्षारक तथा फास्फेट एस्टर बंध शर्करा अणु के पहले कार्बन और 5वें कार्बन ये जुड़ेंगे आपस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस यही था लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया और अब अगला टारगेट मेरा रहेगा, मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि अगला टारगेट बोर्ड एग्जाम से पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, बस बेटे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।